ध्यान से सुनिएगा आप लोग। मैं पिछले क्लास में आप लोग को क्या पढ़ाया था, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो देखिएगा जो ह्यूमन बॉडी में 5 तंत्र होता है। कितना तंत्र होता है? 5। उसमें से पहला होता है आपका पाचन तंत्र, दूसरा होता है आपका श्वसन तंत्र, तीसरा होता है प्रजनन तंत्र, चौथा होता है परिवहन तंत्र और पांचवा होगा आपका उत्सर्जन तंत्र। जिसमें से मैं आप लोगों को क्या पाचन तंत्र पढ़ा दिया था। अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है आपका श्वसन तंत्र। अगला देखते हैं अपन श्वसन तंत्र देखते हैं। श्वसन तंत्र मतलब होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखिएगा सबसे पहले पूछता है श्वसन। सर ग्रुप में मैसेज भी किए थे, मैं कॉपी नहीं ला पाई। आज मैं साइंस को स्पेशली ध्यान दो। लोगों का क्वेश्चन साइंस में ही नहीं बनता है, सबसे कठिन होता है साइंस, इसलिए थोड़ा स्पेशली फोकस दो। और जो सामने आपके सामने खड़े हैं वो आपके पर्यावरण के मास्टर हैं। पर्यावरण और साइंस के धुरंधर है ये। ध्यान से सुनिएगा, इधर एक शब्द लिखा, क्या लिखा है? श्वसन तंत्र। तो सबसे पहले चल देखते हैं क्या देखते हैं भाई अपन। इधर देखते हैं सबसे पहले क्या होता है अभी आपका श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में हम देखते हैं श्वसन क्या। तो श्वसन समझिएगा, जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ को सरल अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है, जिससे ऊर्जा की क्या होती है? प्राप्ति होगी। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर देखिएगा ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या होता है? जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ। इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंट में छोटे छोटे अणुओं में क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं, जिससे ऊर्जा की क्या होती है? प्राप्ति होती है। अब क्वेश्चन क्या बनता है इधर समझिएगा, ये कार्बोहाइड्रेट है, क्लियर हुआ? कितने मॉलिक्यूल वाला होता है? तो 1 मॉलिक्यूल। कितने कार्बन वाला पूछा तो 6 कार्बन। मतलब जब कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है तो कितने एटीपी का निर्माण होगा? 38। किसकी प्रेजेंट में हो रहा है? तो ऑक्सीजन। क्लियर हुआ? और इस क्रिया के दौरान हम क्या चीज बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा क्या निकाल दिए? जल निकाल दिए। क्लियर हुआ है? दूसरा कहता है ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है। अब इसमें ऑक्सीजन क्या है? एब्सेंट है, मतलब एनारोबिक है। ये एरोबिक होगा, ये से क्या होगा? एनारोबिक। मतलब ये ऑक्सीश्वसन होगा और ये क्या होगा? अनऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन मींस होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, अनऑक्सीश्वसन मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंट में। तो देखिएगा ये कार्बोहाइड्रेट है, जब ऑक्सीजन एब्सेंट हुआ क्या बनाया? एथिल अल्कोहल। क्या बनाया? एथिल अल्कोहल। दूसरा क्या बाहर निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और इस क्रिया के दौरान टोटल कितना एटीपी का निर्माण होगा? 2 एटीपी। मतलब कार्बोहाइड्रेट अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंट में टूटता है तो कितना एटीपी का निर्माण होगा? 38 एटीपी। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंट में टूटता है तो 2 एटीपी। क्लियर हुआ? छोटा सा टिप करके लिखेंगे, पौधे के पुरानी कोशिका में, पौधे के पुरानी कोशिका में मतलब जो ओल्ड प्लांट होगा, क्या होगा भाई? ओल्ड प्लांट। उसमें जो एटीपी के निर्माण होगा वो कितना एटीपी का निर्माण होगा? 30 एटीपी। लिखिएगा, पौधे के पुरानी कोशिकाओं से 30 एटीपी का निर्माण होता है। कितना एटीपी का निर्माण होगा? 30 एटीपी का। क्लियर हुआ? तो डाउट कहीं पास आ गया समझ? मतलब आपसे पूछा श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है कि ऑक्सीजन के एब्सेंट में? तो क्या होगा श्वसन की क्रिया? और ऑक्सीजन की दोनों में होता है। ध्यान से समझिएगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में भी श्वसन हो रहा है और ऑक्सीजन की एब्सेंट। बट ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से कितना एटीपी बनेगा? 38। और जब ऑक्सीजन के एब्सेंट रहेगा कितना एटीपी बनेगा? 2। क्लियर हुआ? तो डाउट कहीं पास बन जाएगा? नीचे टिप करके लिखिएगा, श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के F1 पार्टिकल में होता है। लिखेगा, श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के F1 पार्टिकल्स में होता है। मतलब रेस्पिरेशन की प्रोसेस कहाँ होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया के F1 पार्टिकल में।
क्लियर हुआ? हो गया? तो डाउट कहीं पास? अब देखिएगा, लेकिन मनुष्य का पूछा है वहां पास, तो मनुष्य में क्या होता है? ब्रीथिंग होता है। ब्रीथिंग मतलब समझते हो? श्वासोश्वास। तो देखिएगा ब्रीथिंग को, ये देखिएगा ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मीन्स क्या होता है? श्वासोश्वास। ब्रीथिंग मीन्स क्या होगा भाई? श्वासोश्वास। इसको समझिएगा। अभी देखिएगा, ये वायुमंडल, ये क्या है भाई? आपका वायुमंडल। वायुमंडल में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। और आपके शरीर में क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिएगा ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग मतलब श्वासोश्वास। वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लाना और शरीर में बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से क्या करना? बाहर निकालना। इन दोनों क्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वासोश्वास। क्लियर हुआ? मतलब देखिएगा, वायुमंडल में अभी ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? 20.3% है कि नहीं है? और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03%। ये है कि नहीं है यार? अब भाई वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है? 20 है। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन अभी कितना है? उससे कम होगा। उससे तभी तो हम अधिक से कहाँ लेते हैं? कम की ओर। जैसे हमारे बॉडी में सिर्फ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है अभी, तो हम अधिक से कहाँ लिए? कम लिए। क्लियर हुआ? अब हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगा, वो वातावरण से क्या बनेगा? ज्यादा बनेगा, तभी तो हम बाहर छोड़ेंगे। नहीं है समझ? तो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लाना और शरीर में बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में छोड़ना, ये दोनों क्रिया क्या कहलाएगा? इसमें ऊर्जा की आवश्यकता। क्लियर हुआ? अगर आपसे पूछेगा ब्रीथिंग में, श्वासोश्वास में ऊर्जा की आवश्यकता होती है कि नहीं होती? तो ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर हुआ? कोई डाउट कहीं पास? लिखिएगा, श्वासोश्वास में 500 ml ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है। 500 ml, 500 मिलीलीटर बोलते हैं ना यार, ठीक है? ध्यान समझिएगा। पहला मैं क्या बताया? श्वासोश्वास, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लाना और शरीर में बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, ये दोनों क्रिया को एक साथ क्या कहते हैं? श्वासोश्वास। एक बार जो श्वासोश्वास के क्रिया में कितने ऑक्सीजन अंदर जाता है? 500 ml। इसमें इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर हुआ? अब ध्यान से समझिए। अगर हम अब ऊर्जा के साथ लेते हैं, क्या लेते हैं? ऊर्जा के साथ। अब मेरे को भाई एनर्जी चाहिए ऑक्सीजन लेने के लिए, लेके देखिए एक बार, ताकत लग रहा है? तो जहां ताकत की आवश्यकता होती है, मतलब जहां क्या लगेगा? एनर्जी की आवश्यकता होती है, वहां मनुष्य एक बार में 3.5 लीटर ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाता है। कितना लीटर को? 3.5 लीटर। लिखिएगा, ऊर्जा के साथ एक बार में 3.5 लीटर ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाता। क्लियर हुआ? अभी आपका है ना, आप नहीं आते तो हम थोड़े ये तुरंत छोड़ देते हैं। आपका क्लास हम कॉलेज जाएंगे। ये 50 क्या है सर? इधर देखिएगा, ये आप लोग को ब्रीथिंग आ गया, श्वासोश्वास, ठीक। अब देखते हैं श्वसन तंत्र में। देखिएगा, अब सभी जीवों में क्या होता है? श्वसन आर्गन भी क्या रहेगा? अलग अलग रहता है। सभी जीवों में क्या होता है? श्वसन आर्गन अलग अलग रहेगा। क्लियर हुआ? तो आपके सिलेबस में सिर्फ दिया है मानव को श्वसन अंग दिया। अगर अन्य जीवों का श्वसन अंग दिया रहता तो मैं आपको मछली का भी बताता, मेढक का भी बताया, इंसेक्ट का भी बताता, लेकिन फिर भी सुन लो, काम आएगा। ठीक है कि रहने दे? ठीक। तो पहला देखते हैं, जैसे कि मान लीजिएगा इंसेक्ट। क्या है? इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े। इसमें हमेशा जो श्वसन की क्रिया होगा वो किससे होगा? ट्रैकिया से होगा। किसके थ्रू होगा? ट्रैकिया। ट्रैकिया मतलब समझते हो? जो हमारे ये नली दिख रहा है, श्वास नाक, इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैक। क्लियर हुआ? तो पक्षी या इंसेक्ट में कैसा हो? इसमें होगा आपका ट्रैकिया के थ्रू।
जैसे कि मान लीजिएगा अगला फीस में कहता है, तो फीस में क्या रहेगा आपका, गिल्स रहेगा। ठीक है, कुछ जो मैमल्स रहेगा उसमें क्या रहेगा, लंग्स भी रहेगा। ठीक है, इसमें क्या रहेगा आपका, गिल्स रहेगा। क्लियर हुआ है तक के? अगला होता है मैमल्स। मैमल्स मतलब जो बच्चा पैदा करता है, क्या रहता है, बच्चा पैदा करता है, उसमें पाया जाता है आपका लंग्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई, लंग्स। अगला होता है एम्फीबियंस ग्रुप का। एम्फीबियंस मतलब समझते हो, उभयचर। तो उभयचर में दो कंडीशन होता है। ठीक, उभयचर में कितना होगा, दो होगा, क्योंकि वो जल में भी और कहाँ है, थल में है। उसकी दो स्पीसीज मतलब कॉन्सेप्ट होगा। पहला अगर वो स्थल पे है, कहाँ है, स्थल पे है। क्लियर है? तो ये स्किन से करेगा, किसे करेगा, स्किन। स्किन मतलब क्या हो जाएगा आपका, त्वचा, पहला। दूसरा होगा माउथ। दूसरा क्या होगा, माउथ। जैसे मछली को भी देखिएगा, अगर गिल्स में वो पानी नहीं पाता, गिल्स में पानी नहीं पाता है, अगर सिर्फ माउथ बस निकल रहता है, माउथ से करता है ना, तो वो माउथ से भी श्वसन करता है उस दौरान। ठीक है, लेकिन माउथ से सफिशिएंट श्वसन वो नहीं कर पाता, वो कुछ समय तक जिंदा रहेगा, फिर बाकी क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। नहीं तो मछली को आप लेके आएंगे तो आधा घंटा तक आपके घर ले जाने तक के वो जिंदा रहेगा ही, क्योंकि माउथ से लेगा। क्लियर हुआ? और पानी में है तो पूरा किससे लेगा आपका, वो गिल्स से। क्लियर हुआ? तो उसी प्रकार से कौन होता है आपका एम्फीबियंस, उसमें दो कंडीशन होता है, एक त्वचा होगा, दूसरा क्या होगा आपका, माउथ होगा। क्लियर हुआ? सर जब स्थल में रहते हैं त्वचा से और जल में रहता है तो जल से माउथ से लेता है। क्लियर हुआ? इसीलिए देखिए ना, वो बार बार अंदर नीचे ऊपर निकलता है, पानी के ऊपर नीचे, नहीं देखे हो यार? अरे भाई पानी के अंदर चलता है, फिर टूक प्ले ऊपर आ जाता है वो एक बार, फिर नीचे जाता है, मतलब किससे ले रहा है वो, माउथ से। क्लियर हुआ? मैं आपको क्या बताया, एम्फीबियंस में दोनों बताया कि नहीं बताया मैं आप लोग को? क्लियर हुआ? जैसे आपको बताता हूँ क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ। अगर वो जल के अंदर ही है तो वो किससे लिया आपका, माउथ से लिया। अब बाहर में ऐसे देखिए स्थल में पैसे पड़ा रहता है, तो पड़ा रहता है किससे लेगा वो, क्लियर हुआ? मैं पहले बता रहा हूँ एम्फीबियंस जहाँ देगा उभयचर, वो आपके दिमाग में दो चीज होना चाहिए। क्लियर हुआ? इंसेक्ट आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, फिश मतलब, और मनुष्य क्या होगा, क्लियर हुआ? तो डाउट कहीं पास? इसके अलावा और क्वेश्चन नहीं आता। आया समझ? हमेशा जो घुमाता है वो किसे घुमाता है आपका, एम्फीबियंस से घुमाता, क्योंकि सबको पता रहता है सिर्फ क्या है आपका त्वचा, माउथ पता नहीं रहता। क्लियर हुआ यहाँ तक के? अब हेडिंग डालिए आप लोग, मनुष्य का श्वसन तंत्र। इसी से आप लोग पढ़िएगा, इसी से क्वेश्चन आएगा। ठीक, इधर पहले समझिएगा, इधर देखिएगा, इसका श्वसन तंत्र का आपको सीक्वेंस पूछेगा, मतलब ऑक्सीजन किस मार्ग से आया और कार्बन डाइऑक्साइड किस मार्ग से वापस आया। क्लियर है? तो पहला देखिएगा, पहला हमारे दिमाग में क्या रहता है आपका, नाक। नाक मतलब क्या होगा आपका, नॉस्ट्रिल। फिर दूसरा होता है आपका नॉस्ट्रिल चैम्बर। दूसरा क्या होगा, नॉस्ट्रिल चैम्बर, मतलब हिंदी में भी बता दूंगा मैं इसको। पहला क्या हुआ, नाक। दूसरा क्या होगा, नासा छिद्र। क्लियर हुआ? फिर नासा छिद्र के बाद क्या आएगा, ग्रसनी। ग्रसनी मतलब क्या होगा आपका, फायरिंग्स। तो देखिएगा जो फायरिंग्स होगा, फायरिंग्स मीन्स ग्रसनी, उसको 3 भागों में बांटा गया। कितना भागों में, 3 भागों में। पहला नेसोफैरिंग्स, पहला कौन होगा, नेसोफैरिंग्स। नेसोफैरिंग्स मतलब होता है श्वसन से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा, श्वसन से। क्लियर हुआ? नेसोफैरिंग्स मतलब किससे संबंधित होगा, श्वसन से होगा। क्लियर हुआ? दूसरा ओरिंगोफैरिंग्स, दूसरा कौन होगा आपका, ओरिंगोफैरिंग्स।
ओरिंगोफेरिंक्स मतलब होता है कि भोज्य पदार्थ को ऊपर से कहाँ लेके जाएगा, नीचे, संवहन का काम कर रहा है, इस कारण इसको क्या कहेंगे अपन, ओरिंगोफेरिंक्स। क्लियर हुआ। जो तीसरा होगा जिसको हम कहते हैं लैरिंगोफेरिंक्स। क्लियर हुआ, ध्यान समझिएगा। ये तो हो गया श्वसन से संबंधित होगा। दूसरा क्या होगा आपका, ओरिंगोफेरिंक्स, भोजन को संवहन। तीसरा क्या होगा, लैरिंगो। लैरिंगोफेरिंक्स मतलब लैरिंग्स, लैरिंग्स मीन्स आवाज, किससे संबंधित होगा, आवाज से। जो आवाज उत्पन्न करता है वो कौन करता है आपका, लैरिंगोफेरिंक्स करता है। कौन करता है भाई, लैरिंगोफेरिंक्स। क्लियर है। इसी को कहते हैं अपन लैरिंग्स, जिसको कहते हैं कंठ। उसी को कहते हैं एडम एप्पल, आदमखोर। लिखिएगा लैरिंग्स को आदमखोर के नाम से जाना जाता, लिखिएगा लैरिंग्स को आदमखोर के नाम से जाना जाता। क्या कहा जाता है भाई, लैरिंग्स को आदमखोर के नाम से जाना जाता है। इसको इंग्लिश में लिखिएगा एडम एप्पल कहा जाता है। जैसे इन्फेक्शन होता है ना, ठीक है, तो उसको कहते हैं एडम एप्पल। तो यहाँ तक के अब हम क्या पढ़ा रहे थे, उसका ऑक्सीजन कैसे आता है उस मार्ग से बता रहा था। क्लियर हुआ। तो पहला क्या बताया मैं आप लोग को, नॉस्ट्रिल। दूसरा क्या बताया, नॉस्ट्रिल चैम्बर। तीसरा क्या बताया, रसनी मतलब फेरिंग्स। फेरिंग्स से बाद कौन आएगा आपका, लैरिंग्स। लैरिंग्स मतलब इसको कहते हैं अपन कंठ। क्या कहेंगे, कंठ। और कंठ के बाद होगा आपका ट्रेकिया। ट्रेकिया को बोलते हैं श्वासनाल। क्या कहेंगे उसको, श्वासनाल। और श्वासनाल के बाद बोलते हैं अपन ब्रोंकाई। क्या कहेंगे इसको, ब्रोंकाई। इसके बाद होगा आपका ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकाई के बाद क्या होगा आपका, ब्रोंकियोल्स। ठीक, इसके बाद होता है एलोवियर ट्यूब। उसके बाद होता है एलोवियर सैक। इसी मार्ग से ऑक्सीजन क्या होगा, अंदर आएगा। इसी मार्ग से कार्बन डाइऑक्साइड वापस जाए। क्लियर हुआ। ये सीक्वेंस को पूछता है। हाँ समझा रहे, हिंदी में समझा रहे हैं। पहला नाक लिखेंगे, दूसरा नासा छिद्र लिखेंगे, तीसरा ग्रसनी लिखेंगे, चौथा श्वास मतलब लैरिंग कंठ लिखेंगे, फिर पांचवा क्या लिखेंगे अपन, श्वासनाल। और इसको ब्रोंकाई ही बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, ब्रोंकाई। और इसको ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स कहेंगे। इसको एलोवियर नलिका बोलते हैं, एलोवार नलिका, एलोवार नलिका। इसको बोलते हैं एलोवार सैक बोलते हैं या कुछ। अब डायग्राम से समझा देता हूँ मैं इसको। क्लियर हुआ। अगर आपसे पूछा आपसे ऑक्सीजन कैसे मार्ग के द्वारा आता है, तो इसी मार्ग के द्वारा आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाता है, इसी मार्ग के द्वारा क्या होगा, वापस जाएगा। क्लियर हुआ यार। लास्ट होता है एलोवियर सैक, जिसमें आपका धमनी सिरा और गाँव का क्या बिछा रहता है, जाल बिछा होता है। तभी वहां पास क्या होगा, एक्सचेंज होगा। क्लियर हुआ। बता दूंगा मैं, ध्यान समझिएगा। अब डायग्राम को फोकस करिएगा ना। इधर देखिए, ये हमारा क्या हुआ, नॉस्ट्रिल। और नाक है तो नाक से क्वेश्चन नहीं आएगा। नाक में दो छिद्र है, बाहर से अंदर से क्या हो जाएगा, एक छिद्र होगा। इसमें म्यूसिलेस रहता है, चिपचिपा पदार्थ रहेगा। हेयर के पार्टिकल्स रहता है, मतलब हेयर्स रहता है, जो धूल के पार्टिकल्स को छाप मतलब फिल्टर करने का क्या करता है, कार्य करता है। क्लियर। इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे, मैं पहले बता रहा हूँ। कौन सा गाँव होता है तो अंदर पिंक रहता है, जब देखते हैं दोनों नाक के बीच में सेप्टम है। ये सब कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। आया समझ। अब जैसे हम अंदर जाते हैं वहां पास आता है हमारा ग्रसनी। ये कुछ नहीं है, कीपाकार क्या होता है, संरचना होता है। किसके कार का होता है, कीपाकार, मतलब फनल शब्द संरचना होता है। जैसे कि देखिएगा, चाड़ी जानते हो, तेल को डालते हैं, उसी प्रकार से कीपाकार क्या होता है, संरचना। ऊपर चौड़ा रहेगा, नीचे क्या होता है, सकरा, क्योंकि वही ग्रास नली का निर्माण करेगा, श्वास नली का निर्माण करेगा।
क्लियर हुआ यहाँ तक के? आ गया समझ यहाँ तक के? अब यहाँ पास होता है ये वाला जो दिख रहा है, ये कहलाता है आपका लैरिंक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? लैरिंक्स। यहीं से सिस्टम अलग अलग होता है, यहीं से सिस्टम क्या रहेगा आपका? अलग अलग रहेगा। इधर वाला सिस्टम ग्रास नली हो जाएगा, इधर वाला नली क्या हो जाएगा? श्वास नली हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक के? अब मान लीजिए ये लैरिंक्स है जो आवाज पैदा करेगा। क्या पैदा करेगा? आवाज। अगर जो जुलॉजी वाले होंगे तो वो समझ रहे होंगे कि जो लैरिंक्स होता है उसकी 4 प्लेट होता, जिसमें ट्रू फाल्स रहेगा, और ट्रू मतलब 2 क्या रहेगा? ट्रू, और 2 क्या रहेगा आपका? फाल्स रहेगा। क्लियर हुआ? तो इसमें हमको सिर्फ क्या से संबंधित रहता है? आवाज से। क्लियर हुआ? तो डाउट है पास? अब देखिएगा लैरिंक्स बोलते हैं ना, लैरिंक्स देखिएगा, लड़कियों का जो लैरिंक्स दिख रहा है, क्या लड़कियों का लैरिंक्स बाहर की तरफ नहीं आता, मतलब उन लोग का लैरिंक्स क्या होता है? छोटा होता है। और जब छोटा होता है इसलिए आवाज उन लोग क्या होती है? सुरीली होती, मतलब पतली होती है। क्लियर हुआ? और लड़कों का देखिए निकला हुआ दिखता है, लैरिंक्स दिखता है ना, बड़ा सा दिखता है। ठीक है, तो उन लोग का जो बड़ा सा तो आवाज क्या होगा? मोटा भद्दा बनाता है। नहीं है समझ आ? क्लियर हुआ? पहले क्या आपको बताता हूँ कि पहले के जो वो थे, क्या बोलते हैं, जो मतलब जो लड़के थे, जो लड़की का आवाज निकालते थे एकदम सुरीली आवाज निकालते थे। नहीं है समझ आ? एकदम सुरीली आवाज निकालते थे। उन लोग के मतलब जो टेस्टिस वाला जो ट्यूब रहता था, उन लोग को काट देते थे टेस्टिस के ट्यूब को। इन लोग का जो एक्टिविटी है, आवाज है, वो पूरे लड़की जैसे आता था। जो हंस रहे हो भाई? क्लियर हुआ? पहले राजा महाराजा यहाँ रहते थे ना, गाने बजाने वाले, वो वैसे ही लोग रहते थे, सुरीली आवाज निकालने वाले। मतलब लड़का ही रहते थे, उन लोग का जो टेस्टिस का जो नली रहता है, स्पर्म में जाता था, उसको काट देते थे। क्लियर हुआ? इस कारण उन लोग का मतलब जो एक्टिविटी मूवमेंट सब क्या हो जाता है? डाउन हो जाता था। तो आवाज उन लोग का क्या पैदा होता था? सुरीली होता था। क्लियर हुआ? तो लड़कियों का लैरिंक्स क्या रहेगा आपका? छोटा, और लड़कों का क्या रहेगा? बड़ा। क्लियर हुआ? तो डाउट कहीं पास? अब इसके बाद इधर आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, तो ये देखिएगा, ये ट्रेकिया होता है। ये क्या होता है? ट्रेकिया। इसकी लंबाई कितना होता है? 12 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर होगा? 12 सेंटीमीटर। इसमें छल्ला कितना रहता है? तो 12 रिंग्स। रिंग्स मतलब छल्ला। ये किसका बना होता है? पूछता है। तो मुर्गा तो खाते ही होंगे, जो नहीं खाते हो तो कम से कम अपना ऐसे छू के देखे होंगे। छू के देखिए, ज्यादा नहीं दबाना। क्लियर हुआ? ये हड्डी का बना है कि उपास्थीमय का बना? उपास्थीमय मतलब कार्टिलेज का बना है। तो लिखिएगा ट्रेकिया कार्टिलेज का बना होता है। ये हमारा जो क्या है? पिन्ना, ये भी किसका बना है? कार्टिलेज का बना, उपास्थीमय का। लिखिएगा ट्रेकिया किसका बना होता है? उपास्थीमय मतलब कार्टिलेज का बना। आगे देखिए, बस उसको ये याद रखना, ज्यादा नहीं पढ़ना, मैं पहले बता रहा हूँ। अब देखिए आगे जाके मतलब ये ट्रेकिया कहाँ तक के रहता है? बक्षी गुहा। अब यहाँ पर जाके वो 2 भागों में यहाँ से क्या हो गया? डिवाइड हो गया। जब 2 भाग में डिवाइड हुआ तो इस भाग को हम क्या कहते? ये भाग हो गया हमारा ट्रेकिया। क्या कहलाया? जो 2 भागों में बटेगा वो कहलाता है ब्रोंकाई। क्या कहलाएगा? जो 2 भाग में बटा वो ब्रोंकाई। ये 2 भागों में बटाया। क्लियर हुआ? अब ध्यान से समझिएगा, अभी कोरोना काल में क्या हुआ है? इसको इफेक्ट क्या है? ब्रोंकाई को इफेक्ट क्या? तो लिखेगा निमोनिया ब्रोंकाई को इफेक्ट करता है। लिखिएगा निमोनिया ब्रोंकाई को इफेक्ट करता है, और पराग कण इफेक्ट करता है ब्रोंकाई। पराग कण, पराग कण, पराग कण मतलब समझते हो? बोलेंगे बोलते हैं ना, अस्थमा हो गया है, अस्थमा बोलते हैं ना। तो अधिक मात्रा में जो अस्थमा होता है वो किसके कारण होता है? पराग कण के द्वारा। लिखिएगा अस्थमा का मुख्य कारण पराग कण के कारण होता है। पोलन ग्रेन, उसी को बोलते हैं पोलन एलर्जी। नहीं पता होगा तो जहाँ फूलों का बगीचा रहता है वहाँ चल के चले जाना, जहाँ फूल एकदम रहते हैं वहाँ खुशबू आएगा, और जहाँ खुशबू आएगा उसके बाद देखना खांसना स्टार्ट हो जाता है, छींक आना। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तक क्या? आगे समझ, आगे बढ़े यहाँ से। तो जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो उसे क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। निमोनिया कहाँ प्रभावित होगा? कोरोना कहाँ इफेक्ट करता है?
अस्थमा किसके कारण होता है? तो खराब कर जाए तो कहाँ इफेक्ट करता है? क्लियर हुआ? डाउट कहीं पास? यस मैम। अब देखिए, अब इसी ब्रोंकाई में चावल के पार्टिकल क्या हो जाता है? फंस जाता है, जिसके कारण खाते खाते ऊपर चले जाते हैं। क्लियर हुआ? क्योंकि जब हम खाते हैं तो उस समय श्वसन नहीं लेते, और जब श्वसन लेते तो उस समय नहीं खाते। आया समझ? दोनों एक साथ नहीं होगा। अब ये जो ट्रेकिया होगा ये 6 से 10 शाखाओं में बढ़ जाएगा। कितने शाखाओं में बटेगा? 6 से 10 शाखाओं में बटेगा। ये जैसे ये जो दिख रहा है ना, कितना शाखा रहेगा? 6 से 10 शाखा। जो 6 से 10 शाखाओं रहेगा जिसे क्या कहते हैं? ब्रोंकीओल्स। ये क्या कहलाएगा आपका? ब्रोंकीओल्स। क्या कहलाएगा आपका? ब्रोंकीओल। मतलब 6 से 10 शाखाओं में जो बटेगा उसे क्या कहते हैं? ब्रोंकीओल। तो बट गए यहाँ पर से, बटा कि नहीं बचा? अब इसी ब्रोंकीओल्स में उंगली के समान प्रवर्ध निकलेगा। किसके समान प्रवर्ध निकलेगा? उंगली के समान, मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा। क्लियर हुआ? जिसको कहते हैं हम एलोवियर ट्यूब कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? एलोवियर ट्यूब कहेंगे। ध्यान समझिएगा। 6 से 10 शाखाओं में जो बटा उसे क्या कहलाता है? एलोवी, मतलब क्या कहलाएगा वो? ब्रोंकीओल्स। और जो उसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर संरचना होगा वो क्या कहलाएगा? एलोवियर ट्यूब। और उसका अंतिम भाग गुब्बारे के समान क्या हो जाता है? फूल जाता है। किसके समान फूलेगा? गुब्बारे के समान। जब गुब्बारे के समान उसकी संरचना फूला तो उसको कहते हैं एलोवियर सैक कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? एलोवियर सैक। क्लियर हुआ? तो लिखिएगा, मनुष्य में 30 करोड़ एलोवियर सैक पाया जाता। लिखिएगा, मनुष्य में 30 करोड़ एलोवियर सैक पाया जाता। लिख लिए? कितना करोड़ पाया जाता है? 30 करोड़। लिखिएगा, एलोवियर सैक के अंदर, ये एलोवियर सैक के अंदर धमनी, सीरा और कुपिकाएं का जाल बिछा होता है। धमनी, सीरा और कुपिकाएं, कुपिकाएं का जाल बिछा होता है। इसी जगह पर गैसों का एक्सचेंज होता है। लिखिएगा, इसी जगह पर गैसों का एक्सचेंज होता है। इसी जगह पर गैसों का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक के? तो डाउट कहीं पास? अब देखना का लंग्स के साइज अधिक। मनुष्य का लंग कैसा होता है? शंक्वाकार होता है, जो स्पंज के समान संरचना का बना होता है, जो ऑक्सीजन को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। जैसे कि सिगरेट पीते होगे, तो सिगरेट जब पीते होगे तो एलोवियर सैक में क्या भर जाता है? धुआं भर जाता है। क्या भर जाता है? धुआं। जब धुआं भर जाता है तो ऑक्सीजन को क्या करेगा? कम एब्जॉर्ब करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? जब सीढ़ियाँ चढ़ोगे तो थक जाओगे। क्लियर हुआ? और जो सिगरेट नहीं पीता वो सिर्फ क्या ले रहा है? ऑक्सीजन ले रहा है। तो इसमें क्या करेगा? वो धुआं नहीं भरा रहा। आया समझ? अब देखिएगा, ये तो बता दिया मनुष्य का मतलब कैसा होता है? शंक्वाकार। अब इससे क्वेश्चन पूछता है कि किस तरफ का बड़ा रहता है और किस तरफ का छोटा होता है। तो आपको पहले बता देता हूं मैं, जहां हृदय होगा, जहां क्या होगा? हृदय, मतलब लेफ्ट का लंग्स क्या होगा? छोटा होगा। क्लियर हुआ? मतलब लेफ्ट का लंग्स क्या होगा? छोटा, और राइट का लंग्स क्या होगा? बड़ा। तो लिखिएगा, लेफ्ट का लंग्स क्या होगा? छोटा, जो 2 चैम्बर का बना होता है। लिखिएगा, लेफ्ट का मतलब बाएं का फेफड़ा छोटा, जो 2 कोष्ठों में बटा होता है। 2 कोष्ठ मतलब 2 चैम्बर। लिखिएगा, दायां तरफ का बड़ा, जो 3 चैम्बर में बटा होता है। एक शब्द लिखिएगा, प्लूरल का द्रव बाहरी धक्का या आघातों से बचाने का कार्य करता है। प्लूरल का द्रव,
अधपा नामालुक मंत्र प्लूरल प्लूरल लिक्विड बाहरी धक्का या धातुओं से बचाने का कार्य करता है। ये देखिएगा कैसे रहता है बाहरी धक्का धातु से। ये देखिएगा ये ऐसा है, लंग्स है ये हमारा, है कि नहीं है यहाँ? इसके चारों तरफ बाइलेयर मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। बाहर वो कहते हैं पेराइटल मेम्ब्रेन, दूसरा होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू का मेम्ब्रेन होगा। अब इसमें ऐसे क्या होता है, ये 3 चैम्बर्स होगा। कितने चैम्बर्स होगा? ये दोनों के बीच में कौन सा द्रव भरा होता है? प्लूरल का द्रव, जो बाहरी द्रवों से क्या करता है, बचाने का कार्य करता है। बस इतना ही लिखना है, बाकी और कुछ नहीं लिखना। आया समझ यहाँ से? तो डाउट कहीं पास? सर क्या संपर्क होती है बोलिए सर? लंग से ही शंक्वाकार होगा, नहीं है, कोनिकल शेप में होगा, नहीं है, समझ यार? एक तरफ चपटा एक तरफ चौड़ा रहता है, जैसा हृदय रहता है ना, एक तरफ शंक्वाकार। अरे 12 रहता है। देखिएगा मनुष्य में अगर पूछा मतलब पसली कितना है तो 12 जोड़ी। कितना जोड़ी? 12 जोड़ी, जिसमें 7 एक साथ रहेगा। 7 क्या होता है? ज्वाइंट रहेगा। 3 आपस में एक ज्वाइंट रहेगा, और जो 2 रहता है वो फ्लिप फ्लॉप करता है। फ्लिप फ्लॉप मतलब देखिएगा लास्ट कैसे छू के देखेंगे जब दूल्हा पता होंगे तो 2 हड्डी एकदम स्पष्ट होगा, जो दोनों अलग रहता है। देखिए दोनों अलग रहता है, स्पष्ट रहता है। छूट देखिए, हम बोले ना दूल्हा पत्ते में आराम से पता चल जाता है। लास्ट वाला देखिएगा दोनों एकदम 2 अलग रहता है। बाकी 3 को क्या बोलते हैं? फाल्स पसली बोलते हैं। फाल्स फ्यूज रहता है, और जो 7 रहता है वो आपस साथ एक साथ ज्वाइंट रहता है। हाँ, 7 आपस में ज्वाइंट रहेगा, ठीक। और 1-2 क्या रहता है आपका? फाल्स रहेगा, और 2 क्या रहता है आपका? फ्री फ्लोटिंग होता है। आप लोग वो सलमान खान वाले एक पिक्चर आया था सुल्तान, ठीक, कौन सा था? सुल्तान। बोलते हैं उसकी पसली टूट गया है, ठीक। तो वो पसली नीचे का टूटा था, नहीं है समझ? मतलब वो जो फाल्स वाला था नीचे 2-3 नहीं टूटा था, वो बीच वाला टूटा था। अगर 2-3 अगर टूटता तो वो किसी आर्गन को क्या करता? इफेक्ट कर देता, छेद देता आर्गन को। आया समझ? नहीं आया? क्लियर हुआ? आया समझ? और ये जो दिख रहा है ये वाला, ये बीच का क्या रहता है? स्टर्नम रहता है। ये कहलाएगा आपका क्लेविकल। तो मॉडल वाडल जो बनते हैं तो क्लेविकल को देखते हैं, और ये कहलाता है स्कैपुला। तो सब अभी नहीं आएगा, कोई काम करिए, पहले बता रहे नहीं है, समझ गया? हाँ, ये है कि मेल का जो ये रहता है चेस्ट रहता है वो बड़ा रहता है, ठीक। क्लियर हुआ? और मेल का ये क्या रहता है? एब्डोमिनल छोटा, फीमेल का एब्डोमिनल बड़ा रहेगा। क्लियर हुआ? वो बता देंगे जब प्रश्न पढ़ाएंगे तो क्यों बड़ा छोटा रहता है। पेल्विक और पेक्टोरल गाइडल। क्लियर हुआ? आगे समझ श्वसन तंत्र, इसके अलावा दूसरा नहीं पढ़ना, ठीक है। अगला लिखिएगा उत्सर्जन तंत्र। समझ तो आ रहे हैं क्या? अब अगला क्या लिखेंगे? उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र मतलब होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इधर देखिए उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन कहता है शरीर में कोई भी अवशिष्ट पदार्थ जो बना रहता है उसको शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? भी आपका उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। हम कोई भी नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ खाते हैं, हम नाइट्रोजन पदार्थ खाते हैं, तो कोई भी नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ खाते हैं उसमें कुछ न कुछ हमारे लिए क्या होता है? हानिकारक होता है, जिसको हम शरीर से बाहर निकालना क्या होता है? अत्यंत आवश्यक होता है, तभी सर्वाइव कर पाएंगे, न तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो उसी प्रकार से होता है जो उत्सर्जन होगा वो 3 प्रकार से होता है। पहला एमिनोटेलिज्म, दूसरा यूरियोटेलिज्म, तीसरा होता है यूरियोकीटेलिज्म। कितना होगा? तो 3 हुआ। पहले समझिए, मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा, उसके बाद आप लोग पूरे जो भी एग्जाम्पल देगा उसके बाद आपसे बन जाएगा। जो भी जल में जीव जंतु मिलेगा, कहाँ मिलेगा? जो भी जीव जंतु जल में मिलेगा वो किसका उत्सर्जन करेगा? किसका उत्सर्जन करेगा? अमोनिया का। तो जो अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जीवों को हम क्या कहते हैं? तो जो भी जल में रहेगा वो किसका उत्सर्जन करेगा?
क्लियर हुआ? नहीं आया समझ? केचुआ किसका काटता है उत्सर्जन? केचुआ किसका उत्सर्जन करेगा? जब मैं पहले बता दें जो जल में मिलेगा वो अमोनिया का उत्सर्जन करेगा। अब इतना सोच रहे हो। मछली किसका उत्सर्जन करेगा? क्लियर हुआ? नहीं आया समझ? क्लियर हुआ? दूसरा यूरियोटलिज्म, मतलब जो भी आदमी या जानवर जो क्या देगा? बच्चा देगा। ठीक है, जो बच्चा पैदा करेगा, ठीक है, वो किसका उत्सर्जन करेगा? यूरिया का उत्सर्जन करेगा। किसका उत्सर्जन करेगा? तो हमारे शरीर के किस भाग में यूरिया का निर्माण होता है? गुड, जिसको कहते हैं ऑर्निथिन साइकिल। और यूरिया निर्माण के लिए कितने एटीपी की आवश्यकता होती है? 3 एटीपी। क्लियर हुआ? तो देखिएगा, यूरियोटलिज्म मतलब जो यूरिया का उत्सर्जन करेगा उसे हम क्या कहते हैं? यूरियोटलिज्म। क्लियर हुआ? तो जो यूरिया का उत्सर्जन करता है वो कौन सा जीव करता है? जो जीव क्या करता है? बच्चा देता है। क्लियर हुआ? कंगारू क्या उत्सर्जन करेगा? क्लियर हुआ? तो मुर्गी किसका उत्सर्जन करेगा? क्लियर हुआ? इधर देखिए, अगला होता है यूरियोकिटेलिज्म। क्या कहता है भाई? यूरियोकिटेलिज्म। देखिएगा, ऐसा कोई भी जीव जहाँ पास वो यूरिन कलेगा और वो दीवार जल जाएगा या वो शरीर जल जाएगा, मतलब वो एसिड का उत्सर्जन कर रहा है। और ऐसा जीव जो अंडा देता है, ऐसा जीव जो क्या देगा? अंडा देगा। ऐसा जीव जो सफेद रहेगा उसका अवशिष्ट पदार्थ, ऐसा जीव जो ब्लैक कलर का उसका अवशिष्ट पदार्थ रहेगा, नहीं समझ? वो सभी जीव क्या कहलाएगा? यूरियोकिटेलिज्म। ये किसका उत्सर्जन करता है? तो यूरिक एसिड। ध्यान समझिएगा, ऐसा जीव जो क्या देता हो? अंडा। ऐसा जीव जो अवशिष्ट पदार्थ क्या निकालता हो? सफेद। ऐसा जीव जो अवशिष्ट पदार्थ क्या निकालता हो? काला। ठीक है, आया समझ? अरे चुनिया चुनिया निकालता है, मैंने छिपकली सफेद कलर का, छिपकली को ब्लैक कलर निकालता है। मतलब आपको छिपकली नहीं देख होता है, छिपकली पूरे घर में देखिएगा ब्लैक ब्लैक निकाल देता है। क्लियर है? और चुनिया देखिएगा, पक्षी वक्षी देखे हो? चूहा, चूहा सफेद नहीं करता, ब्लैक करता है। ठीक, पक्षी क्या करता है? सफेद करता। तो जो वो सब किसमें आएगा आपका? यूरियोकिटेलिज्म। मतलब वो किसका उत्सर्जन कर रहा है? यूरिक एसिड का। क्लियर हुआ? आया कुछ समझ? नहीं आया? तो सर्प किसका उत्सर्जन करेगा? यूरिक एसिड। ध्यान समझिएगा, इधर देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। सांप अंडा देता है तो वो यूरियोकिटेलिज्म। मैं पहले बता दिया हूँ, दिमाग में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। जो जीव जो पानी में रहेगा वो अमोनिया, जो स्थल पे है लेकिन बच्चा दे रहा वो यूरिया, और जो जीव स्थल पे है लेकिन अंडा देता है वो यूरियोकिटेलिज्म। क्लियर हुआ? यूरिक एसिड। तो डाउट कहीं पास नहीं आया? आप समझिएगा। तो हिप्पोकेटेमस किसका उत्सर्जन करता? हिप्पोकेटेमस किसमें रहता है? लेकिन वो क्या देता है? अंडा देता है कि बच्चा देता है? क्या देगा? तो मैं पहले बता दें, जो भी बच्चा देगा वो किसका उत्सर्जन करेगा? देखिए यही बस कंफ्यूज हो गया। हिप्पोकेटेमस बोला तो मैं, लेकिन दिमाग में आना चाहिए हमको। कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? अंडा। इसमें क्या है? आया? नहीं आया? अब देखिएगा, अब कहता है मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र में कौन आएगा? किडनी। अब लिखिएगा किडनी की नामांकित चित्र में समझाते हैं क्या। इसको बोलते हैं ब्रिक बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए किडनी का काम होता है रक्त को क्या करना? छानना। आया समझ? नहीं आया?
शुद्ध अशुद्ध नहीं करता वो। लंग्स का काम होता है शुद्धि और शुद्धि, नहीं आया समझ। किडनी का काम होता है सिर्फ छानना। छानता किसको है? बड़ा पार्टिकल्स को शरीर के अंदर और छोटा पार्टिकल को शरीर के बाहर। नहीं आया समझ? क्लियर हुआ? दोनों अलग अलग है। तो आप देखते हैं किडनी की संरचना बनाते हैं ना। समझा दो आप ध्यान समझिएगा इसमें। अब देखते हैं उत्सर्जन तंत्र में किसकी बात कर रहे हैं अपन? किडनी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भाई? किडनी की। तो किडनी में देखिएगा सबसे पहले हमारे पास एक जोड़ी क्या पाया जाता है? किडनी पाया जाता है। एक जोड़ी क्या पाया जाता है? किडनी। क्लियर हुआ? और कहाँ पास रहता है किडनी? कौन बताएगा एकदम एग्जैक्ट पोजीशन? तो ध्यान समझिएगा। ये हमारा क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम, मतलब रीढ़ की हड्डी। ये रीढ़ का हमारा क्या हुआ? हड्डी। और रीढ़ की हड्डी बाद ये देखिएगा हमारा क्या होता है? स्टमक। ये हमारा क्या होगा? लीवर। ठीक है। तो ये दोनों पोर्शन, ये देखिएगा ये जो दोनों पोर्शन है ना, ये वाला जो हमारा जो दो ठो हड्डी है ना, दो ठो हड्डी जो आपको बताया रिब्स के, उसी के जस्ट नीचे रहता है। 2 दिन पानी कम पी दो तो वो कुड 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 करता है, उसका जो दर्द रहेगा कुड कुड करता है। ठीक है। तो ये किडनी यहीं पास रहता है। ये देखिएगा जब भी किडनी का ऑपरेशन होता है ऐसे तिरछा ऑपरेशन होता है, कभी सीधा नहीं होता, हमेशा तिरछा होगा। क्लियर हुआ? तो समझ आ गया? मतलब वर्टिब्रा के मतलब रीढ़ की हड्डी के दोनों के अगल बगल में एक जोड़ी क्या होता है? किडनी उपस्थित होता है, जिसमें एक किडनी छोटा और एक किडनी बड़ा, एक किडनी नीचे की ओर, एक किडनी ऊपर की। ऐसा क्यों? क्योंकि इधर लीवर है 1.5 किलो का, तो इधर का नीचे रहेगा, इधर का ऊपर रहेगा, इधर का लंग्स छोटा रहेगा, इधर का लंग्स बड़ा। अरे दरकार के पास ऐसे जाके देखते हैं, देखिएगा इसको, देखिएगा एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा दिखाई देता है, नहीं है? समझ गया? क्लियर हुआ? उसी प्रकार से क्या होता है हमारे शरीर का? किडनी। तो एक जोड़ी क्या पाया जाता है? किडनी। अब पूछा आपसे किडनी का क्रियात्मक इकाई कौन होगा? तो नेफ्रॉन होगा। किडनी की क्रियात्मक इकाई कौन होगा? नेफ्रॉन होगा। पहला कंडीशन। किडनी का काम होता है रक्त को छानना, पहला कंडीशन। आया समझ आ तक क्या? अब ऊपर पूछा आपसे किडनी के ऊपर कौन सा ग्रंथि पाया जाता है? तो कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल को हिंदी में बोलते हैं आपका अधिभृत ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि होगा? इसी को बोलते हैं अपन संकटकालीन ग्लैंड्स भी कहते हैं। ठीक, या इसी को बोलते हैं स्ट्राइड ग्लैंड। बोलते हैं ना, अभी किसी को एक तमाचा मार दोगे तो एकदम तरतरा जाएगी वो, मतलब गुस्सा हो जाएगी। क्यों होगा? क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड से एड्रीनल हार्मोन का क्या हो जाएगा? सिक्रेशन होगा और एकदम हाइपर टेंशन आ जाएगी वो। क्लियर है? इसीलिए बोलते हैं जिसको बीपी लो का प्रॉब्लम है और बीपी हाई का प्रॉब्लम है, अगर बीपी लो है तो बीबी से बात करोगे तो बीपी हाई हो जाएगा। ठीक, और अगर बीपी हाई है तो साली से बात करोगे तो बीपी लो हो जाएगा। क्योंकि इंसान दो ही से तो अच्छा बात करता है। बीपी अगर लो है तो आपका बीवी से बात कर रहे हो तो हाई एकदम 100% होगा ही, और बीपी हाई है तो साली है तो कोई भी आराम से बात करता है। क्लियर हुआ? ये पूरा किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो एड्रीनल ग्लैंड्स के ऊपर होता है। क्लियर हुआ या? क्लियर? तो डाउट कहीं पास? अब देखिएगा, अब हर एक किडनी में क्या रहेगा? ये रीनल धमनी रहेगा। ये सब कुछ काम करेंगे, मैं बताऊंगा किसको लिखना। और ये रीनल सिरा होगा, ये कोई काम का नहीं। आया समझ? सिर्फ याद रखना कि एक जोड़ी क्या पाया जाता है? किडनी, और किडनी के ऊपर कौन सा ग्रंथि, उस ग्रंथि का नाम याद रखना, जिसको कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। इसको संकटकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संकटकालीन ग्रंथि। क्लियर हुआ यहाँ तक?
अब लिखिए जो काम का है, ये देखिएगा, ये कहलाता है मूत्राशय, मतलब कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या कहते हैं इसको? यूरिनरी ब्लैडर। तो लिखिएगा फीमेल में यूरिनरी ब्लैडर बड़ा होता है और मेल में छोटा होता है। थैली बोलते हैं ना, ठीक है। फीमेल में क्या होता है? ये बड़ा, और मेल में क्या होगा? छोटा होगा। क्लियर हुआ यार? लिख लिए? मेल में क्या होगा? छोटा, और फीमेल में क्या होगा? बड़ा होता है। क्लियर हुआ? इसी कारण देखिएगा मेल क्या होता है, हर 1 घंटा 2 घंटा में जाता है, लेकिन फीमेल क्या होता है? 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा क्या करता है? वो कैप्चर करके रख लेती है, क्योंकि थैली ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर हुआ यार? नहीं समझ? इसी कारण देखिएगा फीमेल कितना भी वो रहे, कितना भी वो स्लिम स्लिम रहेगा, लेकिन नाभि के जस्ट नीचे ये पोर्शन वो हमेशा उभरा हुआ दिखे। क्लियर हो? क्योंकि किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो थैली के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि थैली उन लोगों का क्या है? बड़ा, और मेल का थैली क्या है? छोटा। क्लियर हुआ? नहीं है समझ? नहीं है लगता? क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अब इसमें से लिखेगा नेफ्रॉन की संरचना, वही से क्वेश्चन बनता। लिखेगा नेफ्रॉन की संरचना। चलिए समझा दो इससे आप ध्यान समझिए, बस काम की चीज को लिखिएगा, बाकी स्ट्रक्चर को नहीं लिखना। सबसे पहले देखिएगा ये नेफ्रॉन, मतलब मनुष्य में जो नेफ्रॉन होगा, मनुष्य में क्या होगा? नेफ्रॉन। लिखिएगा 300 करोड़ होता, 300 करोड़। मनुष्य में कितना करोड़ रहेगा भाई नेफ्रॉन? 300 करोड़। इधर समझिएगा, इधर समझिएगा पहले। नेफ्रॉन का एक सिरा जो आपको दिख रहा है वो कप के समान संरचना दिख रहा है। इस कप के समान संरचना को अपन क्या कहते हैं? बोमन कैप्सूल। अगर पूछा आपसे नेफ्रॉन का एक सिरा जो प्याले का आकार का दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? तो बोमन कैप्सूल। क्लियर हुआ है तक के? अब क्वेश्चन पूछता है बोमन कैप्सूल के अंदर क्या रहता है जो रक्त को छानता? तो इसको कहते हैं ग्लैमुरुलस। ग्लैमुरुलस। नहीं पता तो इसको लिखेगा कोशिका गुच्छ। लिखेगा कोशिका गुच्छ जो रक्त को छानता है। क्लियर हुआ? किसको छानता है? रक्त को छानता है। क्लियर हुआ यहाँ तक के? कोई डाउट कहीं पास? अगर पूछा किडनी का मतलब नेफ्रॉन, मतलब किडनी का क्रियात्मक इकाई कौन होगा? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का एक सिरा किसके समान होता है? प्याले के आकार। उस प्याले के आकार को क्या कहते हैं? बोमन कैप्सूल। उस बोमन कैप्सूल के अंदर क्या भरा है? कोशिका गुच्छ जो रक्त को क्या करता है? छानने का कार्य। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ यहाँ तक के? अब देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पास जो क्षमता है एकदम पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटे छोटे छिद्र होता है। घर में देखिएगा, घर के दरवाजा के नीचे जब ठंड रहता है तो सुरसुर हवा आता है, जब हल्का हल्का छोटा छोटा छिद्र रहता है, और दरवाजा खोल दो तो हवा का पता नहीं चलता। पता चला क्या? नहीं चला। ध्यान से करोगे एकदम सुरसुर ठंडा ठंडा लगता है हवा। तो उसी प्रकार से कहता है इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। इसी छिद्र के कारण इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। कैसा होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्लियर हुआ? कैसा फिल्ट्रेशन होगा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन।
और पहले समझिएगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के साथ यहाँ पास अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होगा। पहले ध्यान से समझिएगा। फिर यहाँ पास कौन सा फिल्टर हुआ? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब सूक्ष्म फिल्टर हुआ। जिसके में किडनी का प्रॉब्लम है, डायलिसिस होता है, जिसके में क्या होता है? डायलिसिस होता है। तो बाहर से डायलिसिस करवाते हैं तो उसमें क्षण तो जाता है लेकिन रीअब्जॉर्प्शन की क्रिया नहीं होता। इसी कारण वो कितना भी मोटा भैंसा हो, जिसका किडनी खराब हो गया, वो अंत में कैसा हो जाएगा? सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में रीअब्जॉर्प्शन की क्रिया नहीं हो पाता। फिल्टर तो हो रहा है, 3 दिन 4 दिन में जाके करा ले रहे हैं, 3 लीटर यूरिया तो निकाल दे रहे हैं। नहीं है समझ? अरे क्या अल्ट्राफिल्ट्रेशन का मतलब है कि ब्लड और यूरिन को दोनों को सेपरेट करना। ब्लड में नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जित पदार्थ जो छोटा छोटा पार्टिकल्स है, तो छोटे छोटे छिद्र है, तो छोटे छिद्र से तो चल दिया। नहीं है समझ? मतलब ये छोटे छिद्र से आ गया और बड़े छिद्र को ब्लड में लेके चल दिया। क्योंकि इधर इसके थ्रू एफिरेंट फ्लूइड क्या हुआ? मतलब ये अभी वही हुआ जिसमें रक्त आया, जिसमें बड़ा पार्टिकल है, छोटा पार्टिकल है, इसमें छोटे छोटे छन गया, नीचे चल दिया, और बड़ा पार्टिकल ये वहां से चल दिया। नहीं है समझ? क्लियर हुआ? नहीं है समझ? अब छन गया तो नीचे आएगा, तो नीचे आएगा किसके नजदीक आएगा? डी मतलब पीसीटी के नजदीक आएगा। पीसीटी मतलब होता है प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटिव ट्यूब, मतलब उसको कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। कौन सा नलिका बोलते हैं? समीपस्थ कुंडलित नलिका। इसका कोई काम नहीं है, बस यहाँ पास फिल्टर होता है। अब जो अवशिष्ट पदार्थ कहाँ आएगा? नीचे आएगा। इसको कहते हैं वासा रेक्टा, या इसी को कहते हैं हेल्ले का लूप बोलते हैं, जिसमें पूरा ऐसे लूप लगा रहता है। इसका कोई काम नहीं है। अगर दोनों को जोड़ा पीसीटी और डीसीटी को, तो याद रखना वासा रेक्टा या हेल्ले का रूप लिखना। हेल्ले का रूप लिख लो। इसको लिखे ऐसे लिखेगा, समीपस्थ कुंडलित और दूरस्थ कुंडलित को जोड़ने वाले को हेल्ले का लूप कहते हैं। लिखेगा समीपस्थ और दूरस्थ कुंडलित को जोड़ने वालों को हेल्ले का लूप कहते हैं। क्या कहेंगे? हेल्ले का लूप। क्लियर हुआ है तक के? अब इस भाग में जो काम था उसको देखिए। अब इधर देखिए, अब ये वाला भाग कहलाता है डीसीटी, ये वाला भाग। इसी भाग से क्वेश्चन पूछता है। लिखिएगा, लिखेगा दूरस्थ कुंडलित नलिका में जल का अवशोषण होता है। लिखेगा डीसीटी भाग में जल का अवशोषण होता है। इसके लिए वेसोप्रोसिन जिम्मेदार होता है। इसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? वेसोप्रोसिन। कौन सा होता है? वेसोप्रोसिन, जिसको कहते हैं वेसोप्रोसिन। लिख के बना है क्या? वेसोप्रोसिन। इसी को बोलते हैं अपन एडीएच बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जिसको डायबिटीज रहता है, क्या रहता है? डायबिटीज। कहानी सुन लो आप। जिसको डायबिटीज रहता है उसके शरीर के इस भाग में जल का अवशोषण नहीं होता। वैसे व्यक्ति को एक बीमारी होता है जिसको कहते हैं मूत्रलता, मतलब उसको कहते हैं डायूरेसिस बोलते हैं ना। जैसे देखिएगा डायबिटीज पेशेंट अगर यूरिन करके आएगा तो उसके पेट में 10 बूंद 15 बूंद टपका ही रहेगा। नहीं है समझ? क्यों? क्योंकि उसके शरीर में जल का अब्जॉर्प्शन नहीं होता, वो हर 1 घंटा में जाएगा यूरिन करने। नहीं है समझ? क्लियर हुआ? तो अगर पूछा जिसके शरीर पे वेसोप्रोसिन मतलब जल का अवशोषण नहीं होता उसको कौन सा बीमारी होगा? तो डायूरेसिस, जिसको कहते हैं मूत्रलता हिंदी में। क्लियर हुआ? जिसके शरीर में जल का अवशोषण नहीं होता उसको एक बीमारी होता है जिसको कहते हैं मूत्रलता। ठुनठुनी पकड़ लिया बोलते हैं ना गांव की भाषा में। यार अब छत्तीसगढ़ के हो तो बोल दे रहे हैं भाई, तो छत्तीसगढ़ी तो पूछता ही है। मूत्रलता, डायूरेसिस, डायूरेसिस। क्लियर हुआ यहाँ तक के? आगे समझ आ? इसीलिए कभी भी पानी पीते हो तो पानी बैठ के पिया करो,
खड़ा होके पानी नहीं पीना चाहिए, और गटगट गटगट बॉटल में भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो हम पानी पीते हैं वो डायरेक्ट स्टमक में चल लेता है, हमारा ये यहाँ का जो सेल्स होता है वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसलिए पानी नहीं बुझता। और पानी को गिलास में कैसे सूख सूख पियोगे तो वो सब पानी होंगे पहुँचता नहीं है, समझ नहीं है लगता है। या बाटल भी रहता है, बाटल को मुंह लगा पानी पिया करो, नहीं है समझ। क्लियर हुआ। अब ये कहलाता है आपका संग्रहित है, जहाँ यूरिन को क्या करते हैं बाहर। तो इसमें से 3 चीज को याद रखना। किडनी की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के अंदर ग्लैंडुला जिसमें रक्त क्या होता है छनता है, कैसा छनेगा तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नेफ्रॉन के किस भाग में जल का अवशोषण होगा तो DCT पे, और अगर जल का अवशोषण नहीं होता तो कौन सा बीमारी होता है तो डायूरिसिस। कहानी खत्म। आया समझ, इसके अलावा दूसरा नहीं पड़ता। क्लियर हुआ। आगे बढ़िए। अब ये हो गया आपका कौन सा तंत्र हो गया उत्सर्जन तंत्र। अब लिखिएगा परिवहन तंत्र, फिर अंत में लिखाएंगे प्रजनन तंत्र। अब लिखेगा परिवहन तंत्र। तो परिवहन तंत्र में हमारा सबसे बड़ा क्या होता है, मतलब धमनी सिरा और कुपिका होगा, रक्त वाला होगा, जिसमें हृदय उर्दय आएगा। ठीक है, तो पहला हम रक्त के बारे में बता दें थोड़ा सा, मतलब कौन धमनी कौन सिरा है, नहीं है, कहाँ शुद्ध बहता है कहाँ अशुद्ध बहता है, नहीं है समझ आ। क्वेश्चन पूछता है इससे। इधर देखिए, पहले आपके शरीर में क्या है धमनी, दूसरा आपके शरीर में क्या है तो जो दोनों का जोड़ेगा वो क्या है आपका कैपिलरीज, मतलब कुपिकाएं। क्लियर हुआ। अब देखिए तीनों में अंतर। शुद्ध रक्त कहाँ बहेगा तो धमनी में, अशुद्ध रक्त कहाँ बहेगा तो सीरा में, किसको दबाने से दब जाता है, इसको दबा के देखो दब जा रहा है, यहाँ पास इसको दबा के देखो जो एकदम हार्ड है उसको दब रहा है क्या, दब रहा है क्या। तो रक्त का फ्लो किसमें कम रहेगा, मतलब हमेशा देखिएगा जिसके पास अशुद्ध रक्त है वो हमेशा गाड़ी धीरे चलेगा, नहीं है समझ, और जिसके पास शुद्ध है उसका गाड़ी दौड़ेगा, नहीं है समझ आ। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसमें कई ठो दीवार है, नहीं है समझ, और इसमें कोई दीवार नहीं है। आया समझ आ। मतलब धमनी में शुद्ध रक्त का परिवहन होगा, सीरा में क्या होगा अशुद्ध रक्त का, धमनी को दबाने से नहीं दबता, सीरा को दबाने से दब जाता है, इसमें वाल्व नहीं पाया जाता, इसमें वाल्व पाया जाता। क्लियर हुआ। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसकी जो बाहर की मोटाई होगा, इसकी बाहर की क्या होगी मोटाई, वो ज्यादा मोटा है, नहीं है समझ, और इसकी मोटाई होगा वो क्या है पतला, इसके अंदर का चौड़ाई क्या रहेगा कम। अरे भैया जब डॉक्टर इंजेक्शन देता है वो सामने नीडल को लगाता है और यहाँ से पच से मारता तो ढूंढ करके भागता है कि नहीं भागता। क्लियर हुआ। अब एग्जाम्पल देते लेकिन नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक, उसको निकाल दिए और उसके बाद ऐसे मारा तो उसका क्या होगा कम जाएगा, नहीं है समझ आ। तो अंदर का जो नली जितना सकरा रहेगा उतना तेजी से बहेगा और जितना सकरा कम रहेगा उतना क्या होगा कम भागे। क्लियर हुआ। आगे समझ। इन दोनों को जहां जोड़ दिया, जहां दोनों को क्या कर दिया जोड़ा, तो जोड़ने वाले को क्या कहते हैं कुपिकाएं। यही पास शुद्धि और अशुद्धि का होता है, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त का। क्लियर हुआ। एक्सचेंज हो गया। अब लिखिए टिप करके, चलिए थोड़ा सा लिखिएगा पल्मोनरी धमनी, लिखिएगा पल्मोनरी धमनी अपवाद जनित, पल्मोनरी धमनी अपवाद जनित, पल्मोनरी धमनी अपवाद जनित अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। अगला लिखिए पल्मोनरी सीरा,
अपवाद जनित शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। मनहार मोबाइल मेरा लगा है, निकाल लेना मोबाइल हो गया आप लिखे। अब हेडिंग डालिएगा हृदय। अब हेडिंग डालेंगे, अगला हेडिंग डाले ना हृदय। हृदय है ना, तो हल्का से 2 मिनट बता देते हैं उसके बारे में, हृदय के बारे में। हार्ट मतलब क्या होता है भाई? हृदय। ध्यान समझिएगा, उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर सबसे विकसित प्रकार का हृदय किसमें पाया जाता है? तो मनुष्य में पाया जाता है। क्योंकि आपको पता है उत्पत्ति के आधार पर पहला कौन सा जीव आया था, जिसमें कितना चेम्बर होगा? क्लियर हुआ? उसके बाद आया कौन? उभयचर, कितना चेम्बर होता है? लेकिन जो विकसित उभयचर होगा उसमें कितना चेम्बर होगा? तो क्रोकोडाइल में कितना चेम्बर होगा? क्लियर हुआ? नहीं आया? फिर उभयचर के बाद आया कौन? स्थलीय जीव आया। मतलब स्थलीय जीव कौन आया? कितना चेम्बर होगा? क्लियर हुआ? मतलब उत्पत्ति के आधार पर मनुष्य में कितना चेम्बर होगा? तो 4 चेम्बर। तो डायग्राम बना देता हूँ, डायग्राम से समझा देता हूँ यार मैं, थोड़ा सा लिख लीजिएगा। लिखेगा मनुष्य का हृदय मायोजेनिक प्रकार का होता है। लिखेगा मनुष्य का हृदय मायोजेनिक प्रकार का होता है। लिखिएगा मनुष्य का हृदय कैसा होता है? मायोजेनिक। क्लियर हुआ? पूरे मसल्स का बना होता है। क्लियर हुआ? जिसमें हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट होगा। हो गया? अब जो बच्चा पैदा के अलावा जो भी अन्य जीव मिलेगा जिसमें रक्त नहीं होगा, जिसमें रक्त नहीं होगा, वैसे जीवों में हृदय किस प्रकार का होगा? तो न्यूरोजेनिक। लिख लीजिएगा, वैसे जीवों में क्या होगा? न्यूरोजेनिक। जिसमें रक्त नहीं पाया जाता उसका हृदय कैसा होगा? न्यूरोजेनिक। तो घोंघा में किस प्रकार का हृदय रहेगा? न्यूरोजेनिक। कहाँ जा रही हो? क्या बोल रही है? बच्चा मेरे जाती। तो सर कहाँ है? तकलीफ है ना सबके घर में। क्लियर हुआ? अब जिसका शादी हो गया वो समझ सकता है बच्चे का दर्द, क्योंकि हम जाते हैं तो हमारा भी बच्चा परेशान करता है। ये फोन में बहुत टाइम से कॉल आ रही है माय होम। चलिए इधर देखिएगा। क्लियर हुआ? उत्पत्ति के आधार पर कितना चेम्बर बताया मैं आप लोग को? 4। तो मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ डायग्राम को समझिएगा आप लोग। ठीक है? इधर देखिएगा डायग्राम कैसे बनाना। ठीक, इधर देखिएगा, कुछ नहीं करना है, 2 अंडा बनाना है। कितना अंडा बनाना है? 2। एक अंडा ये बना दिया जिसमें कितना चेम्बर बना दिए? 3 छेद। एक अंडा और बना दिया जिसमें कितना छेद बना दिए? 2 छेद। ऊपर टोपी पहना दो, पहना दिए ऊपर टोपी। इसके पेट को फुला दो, एक पेट को चपटा कर दो। क्लियर हुआ? एक पेट को फिर फुला दो, एक पेट को चपटा कर दो। क्लियर हुआ? अब पूरे ऊपर में इसका टोपी पहना दो। क्लियर हुआ? आगे समझ? 2 डंडा इधर निकाल दो, 2 डंडा इधर निकाल दो, 2 डंडा इधर निकाल दो। क्लियर हुआ यहाँ तक के? अब ध्यान समझिए मैं जो बता रहा हूँ। तो गैस का प्रॉब्लम हो रहा है क्या? तो इधर देखिएगा, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले कहता है मनुष्य का, क्या कहता है भाई? हृदय। ठीक, उत्पत्ति के आधार पर कितना चेम्बर होगा? कहता है 4 चेम्बर, जिसमें से ये कहलाता है दायां आलिंद। क्या कहलाएगा?
दायां आलिंद, ये कहलाता है दायां निलय। आया समझ? ये कहलाता है आपका बायां आलिंद और ये कहलाएगा आपका बायां निलय। इन चारों चेंबर में से सबसे बड़ा कौन सा चेंबर दिख रहा है? तो सबसे बड़ा कौन चेंबर होगा? क्लियर हुआ? नहीं आया समझ? मतलब मनुष्य कहेगा 4 चेंबर है, लेकिन सबसे बड़ा कौन चेंबर है? तो आपका क्लियर हुआ? तो डाउट कहीं पास? आ गया समझ? आगे बढ़े, ध्यान से समझिए मैं जो समझा रहा हूँ। जो क्वेश्चन पूछता है उसी से बता रहा हूँ, बाकी नहीं बता रहा हूँ। अब आपके दिमाग में होना चाहिए जो शुद्ध रक्त का प्रवाह होगा, कौन सा रक्त का? वो पूरे बायां तरफ, किसके तरफ होगा? कौन सा रक्त का? और दायां तरफ क्या होगा? क्लियर हुआ? नहीं आया समझ? पहला समझ लिख लिए, उसको लिखते चले जाएंगे। बायां तरफ शुद्ध रक्त, दायां तरफ अशुद्ध रक्त। क्लियर हुआ यार? मतलब बायां तरफ क्या होगा आपका? शुद्ध रक्त और दायां तरफ क्या होगा आपका? अशुद्ध रक्त। क्लियर हुआ? तो डाउट कहीं पास? अब देखिएगा, इधर देखिए, पूरे शरीर में शुद्ध रक्त का परिवहन अरोटा करता है, मतलब महाधमनी। पूरे शरीर में शुद्ध रक्त का परिवहन कौन करता है? महाधमनी। कौन करता है? आपसे पूछा सबसे बड़ा धमनी कौन सा होगा? महाधमनी। अब मैं क्वेश्चन पूछ दिया, महाधमनी किसके नजदीक रहता है? बायां नीला दिख रहा है आपको? अरे इधर देखो ना, ये बायां आलिंद नहीं दिख रहा है यार। क्लियर हुआ? आ गया समझ? नहीं आया? अब देखिए मैं जो बता रहा हूँ उसको समझिएगा। इधर देखिए, पहले ये देखिए, यहाँ 3 दरवाजा है, मतलब इसको ड्राई कैप्सिड, इसमें 2 दरवाजा मतलब बाई कैप्सिड। देखिएगा, जहाँ पैसा आता है वो धीरे धीरे आता है, जहाँ पैसा आता है वो धीरे धीरे, इस कारण यहाँ 2 दरवाजा, क्योंकि शुद्ध रक्त आ रहा। घर में आदमी मर गया, ठीक, और पैसा का खर्चा होना है, तो दरवाजा तो ज्यादा रहता है जाने का। नहीं है समझ? तो यहाँ 3 दरवाजा है, अगर कोई मर गया तो जल्दी लेके जाओ यार इसको। नहीं है समझ? तो यहाँ पास कितना दरवाजा है? 3 दरवाजा, क्योंकि यह शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। आया समझ? शुद्ध में हमेशा कितना दरवाजा और अशुद्ध में कितना दरवाजा? अब रखना पड़ेगा क्या इसको? मतलब पैसा धीरे धीरे आएगा, खर्चा ज्यादा जाएगा। नहीं है समझ? अब आपसे क्वेश्चन पूछा कि बायां आलिंद और बायां निलय के बीच में कौन सा दरवाजा पाया जाता है? तो द्विवल्नीय कपाट नहीं दिख रहा है। और अगर पूछा दायां आलिंद दायां निलय के बीच कौन सा दरवाजा? नहीं है समझ? अब क्वेश्चन पूछा, ये दोनों तो निलय है, तो दोनों निलय के ऊपर कौन सा दरवाजा है? तो इसको कहते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। लिखिएगा इसको, अर्धचंद्राकार कपाट। अच्छे से बताइए तो थोड़ा अच्छा लिखवाते चले जाए क्या? पहला पॉइंट में लिखा, चलो पॉइंट में लिखिए। पहला लिखिएगा, हृदय गति का प्रारंभ ऐसे नोट से होता है। पॉइंट टू पॉइंट लिखवा देते हैं। ऐसे नोट, हृदय गति का प्रारंभ ऐसे नोट, मतलब इसको कहते हैं साइनो आरिकुलर नोट। लिखिएगा, हृदय गति का प्रारंभ ऐसे नोट के द्वारा होता है। हृदय गति का प्रारंभ किसके द्वारा होता है? ऐसे नोट। क्लियर हुआ? दूसरा लिखिएगा, ऐसे नोट के जगह पेस मेकर का उपयोग किया जाता है। बोलते हैं ना इसका ऐसे नोट काम करना बंद कर दिया है, ठीक, उसके जगह क्या लगता है? पेस मेकर, कृत्रिम लगाते हैं ना। लिखिएगा, ऐसे नोट के जगह पेस मेकर लगाया जाता है। ऐसे नोट की जगह क्या लगाया जाता है? पेस मेकर लगाया जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक के? तो डाउट नहीं पास? नहीं है समझ? साइनो आरिकुलर, ठीक, क्या कहते हैं उसको? साइनो आरिकुलर नोट। आया समझ यहाँ तक? क्या दूसरा पॉइंट लिखिएगा यहाँ, मतलब दूसरा तीसरा जो भी है लिखिए उसको। महाधमनी शरीर का सबसे बड़ा धमनी है। महाधमनी, महाधमनी शरीर का सबसे बड़ा धमनी है, जो पूरे शरीर में
पूरे शरीर में शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। पूरे शरीर में शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। तो क्या नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा दोनों निलय के ऊपर अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है। दोनों निलय के ऊपर अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है। हो गया। लिखिएगा दायां आलिंद और दायां निलय के बीच, लिखिएगा दायां आलिंद और दायां निलय के बीच त्रिवलनीय कपाट। दायां आलिंद और दायां निलय के बीच त्रिवलनीय कपाट। व्याख्याता का रहता तो अभी कम से कम इसका लंबाई चौड़ाई सब बताते, नहीं है समझ। लंबाई कितना है 12 है, चौड़ाई कितना है 9 है, मोटाई कितना है 6 है, नहीं है समझ। कितना मेम्ब्रेन है ये सब बताना पड़ता है। ठीक, क्लियर हुआ यार। क्या लिखे, ट्राई कैप्सूल लिख लिए। लिखेगा बायां आलिंद और बायां निलय के बीच द्विवल्नी कपाट। बायां आलिंद और बायां निलय के बीच कौन सा कपाट यार, द्विवल्नी कपाट। बता तो दिए, सब लिखवा दिए यार। दायां बायां आलिंद और बायां निलय के बीच द्विवल्नीय कपाट। क्लियर हुआ है तक के। और लिखिएगा सबसे बड़ा चेंबर तो लिख लिए हो शायद, लिख लिए हो ना। अब देखिएगा, अब मनुष्य के हृदय संघवाकार क्यों होता है, एक तरफ झुका हुआ क्यों होता है झुका हुआ। एक साइड बड़ा रहेगा एक साइड छोटा रहेगा तो झुकेगा ही ना, नहीं है समझ। क्लियर हुआ है तक के, कोई डाउट कहीं पास। अब मैं समझाता हूँ परिवहन कैसे होता है। क्लियर हुआ, परिवहन कैसे होता है, ध्यान से नहीं बनाया चित्र को। बोला था 2 अंडा पहले बनाओ फिर चौकी बनाओ, नहीं बोला था यार। ठीक है, इसका डायग्राम बनाओ फिर मैं तुरंत समझाता हूँ यार कौन क्या है कैसा है। और मैं आप लोग को बता देता हूँ कि 12,400 कुछ पोस्ट आ है ना, वो सिर्फ 2 जगह का है, आप लोगों को सबको पता है, बस्तर और सरगुजा। उसके अलावा 10,000 पोस्ट आ रहा है जो मैदानी क्षेत्र के लिए। आया समझ। ये टेट के बाद आप लोग को आ जाएगा, नोटिफिकेशन जारी कर देगा, टेंशन मत लो। क्योंकि देखिए इसमें क्या हुआ, सरकार के ऊपर गलत मिस्टेक चला गया, नहीं आया समझ। पहले बोला था सरकार कितना 10,000 पोस्ट दे दिया, कितना 12,000। तो 12,000 सिर्फ 2 ही जिला के लिए दे रहा है, 2 ही संभाग के लिए। बाकी संभाग क्या करेंगे, आलू छीनेंगे क्या, नहीं है समझ। तो उसको गलत मिस्टेक किया है, क्योंकि सरकार ऐसे में क्या हो सकता है, आया समझ। वो भले ज्वाइनिंग नहीं देगा लेकिन वो पोस्ट का मैदानी क्षेत्र भी देगा, आया समझ। तो मैदानी में मतलब सर, हाँ उसी में एक साथ दे रहा है, 12,000 पोस्ट देगा। अच्छा अपनी साइड मतलब जो बीच का है वो मैदानी क्षेत्र होगा। मैं बोला ना डेट के बाद आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वो उसी 12,000 में मैदानी में भी रहेगा कि अलग 12,000 10,000 क्लियर हुआ, वो आ जाएगा कुछ दिन में। मैं बोला ना टेट के बाद 100% आ जाएगा। क्या अरे मैं तो बोल रहा हूँ यही यकीन होगा तो मैं आपको भेज भी दूंगा। क्लियर है, टेंशन मत लो। मैं बोला ना टेट के बाद आप लोग को आ जाएगा वो। क्लियर है, 100% आएगा। मैं बोल रहा हूँ 100%। टोटल आना है 36,000, टोटल 36,000 आना है। अब इसको फिर से सरकार बनाना नहीं है समझ, तो वो करो या मरो वाला दे देगा कहा। क्लियर हुआ। अब इधर समझिएगा, इधर देखिए। अब कहता है बायां आलिंद और क्या कहता है। अब ध्यान समझिएगा, अब संरचना की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, संरचना। अब इधर देखिएगा, शांत रहिए भाई आप लोग। क्या इधर देखिएगा, ये वाला कहलाता है आपका पल्मोनरी सीरा। क्या कहलाएगा, पल्मोनरी सीरा। ये कहलाता है पल्मोनरी धमनी। क्या कहलाएगा, पल्मोनरी। दोनों अटैच रहता है किससे, लंग्स से। दोनों किससे जुड़ा रहता है, लंग्स से। क्या बोले, अरे ऐसे जो रहता है ये ठीक है।
क्लियर हुआ? आया समझ यहाँ तक है? तो अब देखिए, अब वायुमंडल में क्या है? ऑक्सीजन है। वायुमंडल में क्या है? ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ क्या किया? बॉन्ड बनाया। तो हीमोग्लोबिन का कितना अणु? एक अणु। ऑक्सीजन के कितने अणु? 4 अणु। ध्यान समझिएगा, हीमोग्लोबिन का कितना अणु? एक अणु। ऑक्सीजन के 4 अणु। दोनों क्या किया? बंध बनाया। क्या बना? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब रक्त क्या हो गया? शुद्ध। क्लियर हुआ? मतलब शुद्ध रक्त कहाँ बना? हमारे लंग्स में। अब लंग्स से अपवाद जनित बताया। कौन सा जनित? अपवाद। तो पल्मोनरी सीरा कौन जाता है? पल्मोनरी सीरा कौन सा रक्त को लेके गया? अशुद्ध रक्त पहला कहाँ गया? क्लियर हुआ? अब शुद्ध रक्त यहाँ से कौन सा दरवाजा से नीचे आया? अब कहाँ आ गया शुद्ध रक्त? अब भर गया टंकी। नहीं समझ? तो इधर से आने का रास्ता है लेकिन जाने का नहीं है। नहीं समझ? तो इधर जब यहाँ से क्या बनेगा? पंप मारेगा। वैसे करेगा ना यार, गुब्बारा को फुला लेना, एक तरफ दबाओगे उधर मोटा हो जाएगा, उधर को दबाओगे इधर हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब यहाँ से अर्धचंद्राकार व्यापार खुला। अब शुद्ध रक्त कहाँ जाएगा? महाधमनी। महाधमनी से पूरे शुद्ध रक्त कहाँ जाएगा? अब शरीर ऑक्सीजन को क्या कहेगा? यूज कर लिया, छोड़ दिया किसको? हीमोग्लोबिन को। और हीमोग्लोबिन अब किसके साथ दोस्ती करेगा? मतलब हमारा रक्त क्या हो गया? क्लियर हुआ? अशुद्ध हो गया। अब अशुद्ध रक्त सिर के ऊपर वाला अग्र महाशिरा से आएगा। सिर का ऊपर वाला क्या आएगा? दोनों हाथ का और सिर का अग्र महाशिरा से। और हाथ गोड़ पैर का कहाँ से आएगा? पश्चिम महाशिरा। मतलब ये ऊपर वाले से आया अशुद्ध रक्त, ये नीचे वाले से आया। दोनों कहाँ गया? अग्र महाशिरा और पश्चिम। मतलब अशुद्ध रक्त अब कहाँ गया हमारा? दायां के पास कौन सा दरवाजा खुला? अशुद्ध रक्त कहाँ गया? ये दरवाजा है। अब अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा? पल्मोनरी धमनी। और पल्मोनरी धमनी से कहाँ जाएगा? कहानी नहीं है समझ? कुछ नहीं है इधर लिख। क्या बोले? कुछ नहीं लिखना, थ्योरी नहीं पूछेगा आपसे, पूछेगा बस पूछेगा ये कि पल्मोनरी सीरा किससे किसके बीच रहता है? तो हृदय और लंग्स। नहीं है समझ? अब पूछा हृदय के किस भाग से जुड़ा रहता है? तो बायां आली। अब ध्यान समझिए, मैं खड़ा हूँ, मेरे इस तरफ शुद्ध रक्त है और इस तरफ अशुद्ध। कहानी खत्म। इसीलिए बोलते हैं कि मतलब बोलते हैं ना कि मेल का जो फीमेल होती है वो क्या होती है? दायां साइड होता है। नहीं है समझ? मतलब हमेशा क्या है? वो अशुद्ध है। आया समझ? इधर क्या हमेशा क्लियर हुआ? मतलब इस तरफ क्या रहेगा? शुद्ध रक्त का, और इधर क्या रहेगा? अब इसमें भूलना नहीं है। आ गया समझ? नहीं आया? पक्का? इधर लंग्स गया पल्मोनरी सीरा, कौन सा रक्त गया? शुद्ध। कहाँ गया? बायानी। कौन सा दरवाजा खुला? ट्राइकैप्सिड। कहाँ गया? शुद्ध। बायानी लाए। बायानी से सॉरी बाइकैप्सिड। फिर कहाँ गया? बायानी लाए। अर्धचंद्राकार कपाट से कहाँ गया? महाधमनी से पूरा शरीर के अंदर ऑक्सीजन क्या हो गया? अब कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है, तो अशुद्ध रक्त हो गया। तो अशुद्ध रक्त ऊपर से कहाँ आएगा? अग्र महाशिरा। नीचे कहाँ से आएगा? पश्चिम महाशिरा। दोनों अशुद्ध कहाँ गया? दायां। कौन सा दरवाजा खुला? ट्राइकैप्सिड। कहाँ गया अशुद्ध रक्त? बाएं दायां। फिर अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा? अर्धचंद्राकार कपाट से पल्मोनरी धमनी। नहीं है समझ? अब लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। लिखिएगा, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसको विलियम हार्वे ने दिया। लिखिएगा, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मनुष्य में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसको विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने दिया। किसने दिया है? तो भाई आपका विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने दिया। समझा दो इसको भी। एक दिन में और याद लंबा लेने के बाद पूरा पर्यावरण सब खत्म हो जाता है, बीमारी सब।
ले देते हैं हम लंबा कैसे? ठीक है, इधर देखो आप पहले। अब कहता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब दोहरा परिसंचरण तंत्र। पहला होता है सोमैटिक सर्कुलेशन, दूसरा होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्लियर हुआ? कितना परिवहन तंत्र होगा? दो। पहला दैहिक परिसंचरण तंत्र और दूसरा पल्मोनरी परिसंचरण तंत्र। पहला को बोलते हैं दैहिक परिसंचरण तंत्र और दूसरा क्या होगा आपका? पल्मोनरी सर्कुलेट परिवहन तंत्र। तो याद रखना, जो भी जिसमें रक्त रहता है उसके शरीर में बंद प्रकार के परिवहन तंत्र होता है। आया समझ? जिसके शरीर में क्या है? रक्त, तो उसके में कौन सा होगा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। बाकी कीड़े मकोड़े जो नहीं रहता जिसमें ब्लड, उसमें क्या होगा? ओपन सर्कुलेटरी। क्लियर हुआ? जिसके शरीर में रक्त रहेगा वो बंद प्रकार का परिवहन तंत्र। जैसे आपका शरीर में रक्त है तो आपके रक्त दिख रहा है क्या? तो बंद प्रकार के परिवहन तंत्र हुआ। जिसके शरीर पे रक्त नहीं है वो कौन सा होगा? ओपन सर्कुलेटरी, जिसमें हमेशा क्या रहेगा? वाइट कलर रहेगा। क्लियर हुआ? तो डाउट कहीं पास? अब इधर देखिएगा, इसको देखिए, पहले समझिएगा किसके किसके बीच होता है। पहला बताया क्या? दैहिक। दूसरा क्या बताया भाई आप लोग को मैं? पल्मोनरी। तो ध्यान समझिएगा दोनों चीजों को, किसके किसके बीच दैहिक होता है। इधर समझिएगा जो मैं बता रहा हूँ। पहले क्या बताया मैं? दैहिक। दैहिक मतलब समझते हो, जिसको क्या होता है? बोलते हैं दैहिक परिसंचरण तंत्र, सोमैटिक। तो इसमें क्या होता है? एक शुद्ध रहेगा और दूसरा क्या रहेगा? अशुद्ध। बस कुछ नहीं करना है, हृदय में क्रॉस कर देना। बोलते हैं ना दिल तोड़ दिया, नहीं है समझ? तो पहले दिल लगाएगा तभी तो तोड़ेगा, नहीं है समझ? और फिर दूसरा बनेगा जो जिसका पहले दिल टूटा होगा तब तो दिल लगाएगा, नहीं आएगा। मतलब कहते तो ये है, पहला होता है दैहिक परिसंचरण तंत्र। मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए पहला क्या? बायां। ये दिमाग में पहला आना चाहिए। मैं बोला क्रॉस कर दो, बोला कि नहीं बोला? तो पहला देखिएगा शुद्ध रक्त है, मतलब बायां निलय से शुद्ध रक्त को कहाँ लेके गया? महाधमनी। महाधमनी से कहाँ लेके गया? कौन सा रक्त को? अब शरीर के अंदर क्या हो जाएगा? अशुद्ध रक्त को अंग महाशिरा और पश्च महाशिरा कहाँ ला देगा? दाया आने। ये दोनों कौन सा परिसंचरण तंत्र हुआ? दैहिक परिसंचरण तंत्र। मैं बोला पहले दिल लगाया फिर दिल तोड़ दिया, नहीं है समझ? पहले शुद्ध था, दिल तोड़ा तो अशुद्ध हो गए, नहीं है समझ? नहीं है क्या? तो ये क्या हुआ? दैहिक परिसंचरण हुआ। मतलब ये और ये दोनों क्या हुआ? दैहिक परिसंचरण। दूसरा क्या बताया? पल्मोनरी, जिसमें ये पल्मोनरी सीरा भाग लेगा, पल्मोनरी धमनी। क्लियर हुआ? आ गया समझ? यहाँ तक की आया कि नहीं आया? आपसे पूछा दैहिक परिसंचरण किसके किसके बीच होगा, तो बायां निलय और दायां आली। कहानी खत्म। आया कुछ समझ? दूसरा देखिएगा, इधर देखिए दूसरा क्या करता है, ध्यान सुनिएगा। अब दूसरा कहता है पल्मोनरी, पल्मोनरी परिसंचरण तंत्र। अब कहता है अशुद्ध रक्त। क्या कहता है? अशुद्ध। भाई उसका भी तो कोई दिल पहले तोड़ा होगा तभी तो अशुद्ध हुआ होगा, नहीं? अब मरहम पट्टी तो लगाएगा ही। मतलब इधर क्या है देखिएगा, ये दायां निलय, ये क्या है भाई आपका? दायां निलय। अब दायां निलय से अशुद्ध रक्त अर्धचंद्राकार कपाट से होते हुए कहाँ जाएगा? पल्मोनरी धमनी पे। कहाँ गया? कौन सा शुद्ध रक्त? अशुद्ध रक्त कहाँ गया? फेफड़ा पे। अब फेफड़ा से कौन सा रक्त आएगा? शुद्ध रक्त। फेफड़ा से शुद्ध रक्त कहाँ जाएगा? बायां आली।
ये क्रॉस हुआ, नहीं आया समझ? तो जहां पल्मोनरी भाग लेगा दोनों, वहां क्या होगा? पल्मोनरी परिवहन तंत्र। जहां पल्मोनरी भाग नहीं लेगा वो दैहिक परिवहन। क्लियर हुआ? तो डाउट कहीं पास? मतलब याद रखना अपने को, बायां निलय और ये दायां आलिंद, इन दोनों के बीच में दैहिक होगा, और दायां निलय और बायां आलिंद के बीच में क्या होगा? आपका पल्मोनरी। बस कहानी हो गया। अब लिखिएगा मनुष्य का हृदय 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होता। कितना सेकेंड में कंप्लीट होता है एक चक्र? 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होता। लिखिएगा मनुष्य का हृदय 0.8 सेकेंड में एक चक्र कंप्लीट होता। ब्लड सर्कुलेशन का जो चक्र है, मनुष्य का हृदय कितना सेकंड में कंप्लीट होता है? 0.8 सेकंड में क्या होगा? पूरा होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्या आया समझ? अब देखिएगा कितना सेकंड में कंप्लीट होगा? 0.8 सेकंड में। तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? कितने बार धड़कता है? और जब 72 बार धड़कता है तो एक बार में कितना ml रक्त को लेके जाता है? अरे जब एक बार ऐसे मुंह को खोलेगा तो कितना ml रक्त को लेके जाएगा? 70 ml। कितना ml? 70। मतलब 1 मिनट में कितने बार धड़का? 72 बार। और एक बार जब धड़का तो कितना ml रक्त को लेके गया? 70 ml। तो सोचो 1 मिनट में कितने ब्लड को वो करता है, पंप करता है। तो कितना? 5 लीटर 40 ml रक्त को 1 मिनट में इतने रक्त को पंप करता है हमारा हृदय। क्लियर हुआ? मतलब 1 मिनट में कितने लीटर को पंप किया? 5 लीटर 40 ml को रक्त को पंप करता है। अब बोलते हो कि एक लड़की मिली तो मेरा दिल तोड़ दिए। अब वो काम करना अगर बंद कर दे तो नहीं है समझ? तो पूरे कहानी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसलिए जीवन का सार है जो आप लोग को मैं बताया था, अगर खेलना है कूदना है तो दिमाग के साथ खेलो कूदो, अगर पढ़ना है लिखना है तो दिल के साथ। आया समझ? अरे घूमना फिरना है तो घुमाओ किसके साथ? दिमाग के साथ। अगर पढ़ना है तो दिल लगा के पढ़ो। दिमाग के साथ क्यों पढ़ते हो? हमेशा दिमाग किसमें लगाया जाता है? खेलने कूदने में, घूमने फिरने में। और पढ़ना है तो हमेशा दिल लगाया जाता है। ये नहीं कि मेरा दिल लग गया इसमें, वो कुछ नहीं रहता, वो तो अट्रैक्शन है बस। आया समझ? नहीं आया समझ? क्योंकि ये बेचारा 1 मिनट में कितना फिल्टर कर रहा? 5 लीटर 40 ml। अगर वो 1 मिनट में सोचो दिन भर में बेचारा कितना पंप करता होगा? नहीं करता होगा पंप? सोच रहे हो? अब वो काम करना बंद कर देगा तो? क्लियर हुआ? आया कुछ समझ? आगे बढ़े। ये हो गया परिवहन तंत्र। आगे लिखिए प्रजनन तंत्र। हाँ आखिरी। नहीं इसके बाद बीमारी भी बढ़ती है। हाँ सर पढ़ेंगे ब्रेक लेने के बाद। हाँ ठीक। पढ़ाऊंगा इसके बाद। बीमारी अभी भी दोनों तक की। अच्छा ये पढ़ाऊंगा। ठीक है चलिए। अब अंतिम होता है आपका प्रजनन तंत्र।